हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, फर्स्ट है 9 members have dot 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 about the decision but the 10th one views it dot dot dot। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, तो 9 members have agreement about the decision but the 10th one views it differently। तो यहाँ पे सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो देखिए, हिंड्रेंस, HINDRANC, इसका अर्थ होता है बाधा। क्या होता है, बाधा। ठीक है, रुकावट। तो इसके एंटोनिम हो जाएगा आपको एडवांटेज, यानी ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ADVANTAGE, एडवांटेज। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लाभ। क्या होता है, लाभ। ठीक है, इसका जो एंटोनिम हो जाएगा ये हो जाएगा हिंड्रेंस, एडवांटेज। ठीक है, हेल्प, एड। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बैरियर। ठीक है, BARRIER, बैरियर। उसके बाद DETRENT, डिटरेंट। ठीक है, और जो है यहाँ पे हैंडीकैप। ठीक है, हैंडीकैप और हिंड्रेंस। ठीक है, HINDERANC। ठीक है, हिंड्रेंस, ये सब क्या है, तो सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बैरियर, डिटरेंट और हैंडीकैप, ठीक है, हिंड्रेंस के क्या है, सिनोनिम्स हैं। ठीक है, और इसका एंटोनिम हो जाएगा आपको एडवांटेज। ठीक है, हेल्प, एड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिया की वन हु हिट्स मैन काइंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो वन हु हिट्स मैन काइंड, इसको बोलते हैं मिशनथ्रोपी। ठीक है, मिशनथ्रोपी, यानी इसका मतलब होता है मानव। ठीक है, मानव जाति से नफरत करने वाला। वन हु हेट्स मैन काइंड, इसको बोलते हैं मिशनथ्रोप। ठीक है, मिशनथ्रोपी यानी मानव जाति से नफरत करने वाला। उसके बाद देखिए यहाँ पे हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। तो देखिए, फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब होता है मानव जाति से प्यार। ठीक है, मानव जाति से प्यार करने वाला। ठीक है, समाज सेवक। ठीक है, तो फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब होता है आपको मानव जाति से प्यार करने वाला या समाज सेवक। ठीक है, और मिशनथ्रोपी मतलब होता है मानव। ठीक है, इसका अर्थ होता है मानव जाति से नफरत। ठीक है, नफरत करने वाला। ठीक है, क्या करने वाला, तो नफरत। उसके बाद यदि देखें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे टेररिस्ट। टेररिस्ट मतलब होता है आतंकवादी। टेररिस्ट मतलब क्या होता है, आतंकवादी। ठीक है, आतंकवादी। उसके बाद देखिए एक होता है मिस मी MISOGYNIST। ठीक है, मिसोगैनिस्ट। तो मिसोगैनिस्ट मतलब होता है स्त्री से नफरत। स्त्री से नफरत, स्त्री से नफरत करने वाला। मिसोगैनिस्ट मतलब होता है स्त्री से नफरत करने वाला। मिसोगैनिस्ट मतलब होता है स्त्री से नफरत करने वाला। ठीक है, उसके बाद टेररिस्ट मतलब होता है आतंकवादी। ठीक है, फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब होता है मानव जाति से प्यार करने वाला, समाज सेवक। ठीक है, और वन हु हेट्स मैनकाइंड, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मिशनथ्रोपी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है मानव जाति से नफरत करने वाला। ठीक है, मिशनथ्रोपिस्ट, मानव जाति से नफरत करने वाला। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ कहता है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय जो है चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब यहाँ पे है कि द स्टडी ऑफ हिस्ट्री प्रोवाइड्स have many benefits. First, we learn from the past. We may repeat mistakes, but at least we have the opportunity to avoid them. Second, history teaches us what questions to ask about the present. Present to some people's view, the study of history is not the memorization of names, dates, and palace.
It is the thoughtful examination of the forces uh, s- that have shaped the course of human life. We can examine events from the past and then draw inference about current events. History teaches about likely outcomes. Another benefits of a study of history is the broad range of human experience, which is covered there in war and peace are certainly covered as are national and international affairs. However, matters of culture, art, literature, and music are also included in historical study. Human nature is an important part of history. Emotions like passion, greed, and insecurity have influenced the the shaping of world affairs. You know, anyone who thinks that the study of history is boring has not really studied history. Next, अब देखिए क्वेश्चन है कि by by studying history we can, A option, avoid mistakes. by studying by studying history we can avoid mistakes. Next, 5, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि which method of teaching history would the author of this passage support. 5 का बी ऑप्शन, यानी अप्लाइंग historical events to modern society. The author would apply historical events to modern society. नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री इज ऑल अबाउट, ए ऑप्शन, तो यहाँ पे होगा हिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्टडिंग अबाउट अ बोर्ड रेंज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्टडिंग अबाउट अ बोर्ड रेंज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। 7, history is not boring because C option, it studies human nature and culture। तो यहाँ पे हो जाएगा हिस्ट्री इज नॉट बोरिंग बिकॉज इट स्टडीज ह्यूमन नेचर एंड कल्चर। 8 नंबर देखिए, कहता कि व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। तो यहाँ पे बी ऑप्शन, तो देखिए द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज दैट द रोल ऑफ हिस्ट्री इज द हेल्प स्टूडेंट्स डील विद रियल लाइफ। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे है कथा निम्नलिखित जो है गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पे कि आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो जिसमें राष्ट्र के हृदय जो है मन प्राण सूक्ष्मतम और गंभीरता संवेदन मुखरित हो, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म, भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि ध्यान दें, उन्हें अपने शिक्षाक्रम में गौण स्थान देकर और शिक्षित जन को वंचित, ठीक है, उनको वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्ति को जन्म दिया है जो नई पीढ़ी को भीतर से जो खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामूहिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा रहे हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के जो प्राणी भी बेपहचान और अजीब से लगने लगे। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती गई और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का जो दंभ जो करते हुए भी हम जो है घर में वामन ही बने रह गए। इस स्थिति को हास्यास्पद भी कहा जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश
का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है? तो 9 का ए ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। तो उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक जो है हमारा, जो है हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर 10 है कि हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व हो, यानी बी। नेक्स्ट 11 देखिए, कहता हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ जुड़ना चाहिए, साथ साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ जुड़ना चाहिए सामूहिक जीवन प्रवाह। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर है, पर सर्ग में कौन सा समास है? पर सर्ग में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है पर सर्ग, 12 का ए। तो पर सर्ग में पर उपसर्ग है। पर उपसर्ग से बना शब्दों का उदाहरण है परमार्थ। ठीक है, परमार्थ, परतंत्र। ठीक है, परमार्थ, परतंत्र, परदादा। ठीक है, परदादा। ठीक है, परदादा। उसके बाद देखिए परकिया। ठीक है, परकिया, परपोता। ठीक है, परपोता, परजीवी। ठीक है, परजीवी। उसके बाद पराधीन, परदेश। परा उपसर्ग से, अब देख लीजिए, परा उपसर्ग से बने शब्द जैसे हो जाएगा आपको पराकाष्ठा। क्या हो जाएगा? पराकाष्ठा। उसके बाद होगा पुराजय। उसके बाद होगा पराक्रम। क्या होगा? पराक्रम। उसके बाद होगा पराभूत। क्या होगा? पराभूत। ठीक है, उसके बाद देखिए परि उपसर्ग से बना शब्द क्या है? परि से है परिणत, परिज्ञान, परिधि, परिपक्व। ठीक है, परिकलन, परिकर। नेक्स्ट 13 नंबर 13 है कि संयुक्त व्यंजन है ए ऑप्शन स्रव। ठीक है, स्रव क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना है? तो 4 है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। ठीक है, अक्ष है, त्र है, ज्ञ है और स्र है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना है? 4। अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। नेक्स्ट 14 है, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ए ऑप्शन रचना। ठीक है, तो इनमें से रचना शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। इनमें से रचना शब्द क्या है? तो स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो संस्कृत में लिंग का 3 भेद है। ठीक है, संस्कृत में लिंग का 3 भेद है। एक तो पुल्लिंग होता है, दूसरा स्त्रीलिंग होता है और चौथा नपुंसक लिंग होता है। ठीक है, नपुंसक। तो यहाँ पे देखिए, तो संस्कृत में जो है लिंग के 3 भेद है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और जो है नपुंसक। फिर है कि कुछ शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों लिंग में किया जाता है, जिसमें शामिल है मित्र, शत्रु, देश, प्रधानमंत्री, आत्मा, पानी, कपड़ा आदि। देखिए 15 है कि 3 में 9 13 में इस लोकोगीत का अर्थ क्या है? 3 में 9 13 में इस लोकोगीत का अर्थ क्या है? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 15 का सी ऑप्शन नगण्य। देखिए 3 में 9 13 में लोकोगीत का अर्थ है नगण्य। 3 में 9 13 में लोकोगीत का अर्थ है नगण्य। लोकोगीत को कहावत भी कहते हैं। किसी घटना या कहानी से संबंधित अनुभव के सार को व्यक्त करने वाली जो है प्रसिद्ध उक्ति या कथन को लोकोगीत कहते हैं। ठीक है, तो 3 में 9 13 में इस लोकोगीत का अर्थ है आपको नगण्य। ठीक है, नेक्स्ट 16 देखिए 16 है कि हिंदी में कुल कितने वो सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। तो देखिए हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। मैं, ठीक है, तू, मैं, तू, आप, मैं, तू, आप, यह वह, जो, यह वह जो, यह वह जो, सो, ठीक है, कोई, सो कोई, कुछ, सो कोई कुछ, ठीक है, कौन, कुछ, कौन, क्या। तो यहाँ पे याद रखना हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। मैं, तू, आप, यह वह जो, सो कोई, कुछ, कौन, क्या। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद हैं। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम,
5वां है आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो कहेगा हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद है? 6। ठीक है, संज्ञा के बदले प्रयोग में जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 17 है कि शिवालय में कौन सा समास है? ए ऑप्शन तत्पुरुष। शिवालय में तत्पुरुष समास है। शिवालय में तत्पुरुष समास है। तो जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्ता, कारक और संबोधन को छोड़कर से सभी कारक में जो है विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह होता है। तत्पुरुष समास के मुख्यतः 8 भेद हैं। तत्पुरुष समास के मुख्यतः 8 भेद हैं। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो, ठीक है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। नेक्स्ट कहता है वर्षा शब्द का बहुवचन, बी ऑप्शन। तो वर्षा शब्द का बहुवचन वर्षा है। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द प्राण, दर्शन, आंसू, बात आदि है। तो वर्षा शब्द का बहुवचन वर्षा ही होगा। ठीक है, और देखिए सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या है? प्राण है। प्राण बहुवचन में। फिर दर्शन हो जाएगा प्राण, दर्शन, आंसू, प्राण, दर्शन, आंसू, प्राण, दर्शन, आंसू। उसके बाद हो जाएगा बाल। ठीक है, क्या हो जाएगा? बाल आदि। नेक्स्ट देखिए 19 है कि सीता जो है गाना गा रही है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सीता गाना गा रही है, सकर्मक क्रिया। तो देखिए सीता गाना गा रही है। ठीक है, सीता गाना गा रही है तो कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कि सीता, अगर इंग्लिश में इसको इंग्लिश में बनाइए, देखिए सीता इज, ठीक है, सिंगिंग। सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से पहले जो वर्ब है वही क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया। तो ऑब्जेक्ट, जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से ठीक पहले वाले जो वर्ब होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपको सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब। क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपको जो है सकर्मक क्रिया यानी सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है? तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है। ठीक है, देखिए वर्ब जो होता है, वर्ब, तो वर्ब के अंतर्गत क्या आता है? मेन वर्ब। वर्ब के अंतर्गत क्या आता है? मेन वर्ब। ठीक है, और मेन वर्ब जो है यहाँ से 2 हो जाता है। एक तो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहेंगे? तो जिसमें ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से पहले कोई वर्ब हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको ट्रांजिटिव वर्ब, यानी इसमें देखिए वर्ब ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। और इंट्रांजिटिव वर्ब में जो है ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट जो है नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप ले सकते हैं, जैसे सीता, ठीक है, सीता रीड्स, सीता रीड्स, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो इसी तरह आप जो है देखिए यहाँ पे सीता गाना गा रही है, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ये हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। यानी क्या होगा? 19 का सी ऑप्शन यानी सकर्मक क्रिया। अब देखिए, तो सीता गाना गा रही है, इसमें वाक्य में जो है सकर्मक क्रिया है। अब देखिए सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। वस्तुतः सकर्मक क्रिया बिना कर्म के संपन्न नहीं हो सकती। ठीक है, पुजारी आता है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। पुजारी आता है, इस वाक्य में जो है पुजारी आता है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रकार है। ठीक है, तो पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है, पर लिंग, पूर्वकालिक क्रिया पर लिंग। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पूर्वकालिक क्रिया पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। 20 नंबर है कि किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? ए ऑप्शन अनुपयोगी। अनुपयोगी में अनु उपसर्ग नहीं है। अनुपयोगी में अनु उपसर्ग नहीं है। अनुपयोगी में जो है अनुपसर्ग है। अनुपयोगी में अनुपसर्ग है। ठीक है, तो देखिए अन प्लस उपयोगी, अन प्लस उपयोगी, अन प्लस उपयोगी बना है अनुपयोगी, अन प्लस उपयोगी बना है
आपको अन प्लस उपयोगी ये बना है अनुपयोगी। तो याद रखना है आपको जो है अनुपयोगी में अन उपसर्ग हैं, अनुपयोगी में अन उपसर्ग हैं। ठीक है। और देखिए अनुनय, अनुरित और अन्वेषण में अनुपसर्ग है। वहीं यदि बात करें तो अनुनय, अनुनय, अनुरित, अनुनय, अनुरित और अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण में क्या है अनुपसर्ग है। इसमें जो है आपको अनुपसर्ग है। ठीक है, तो याद रखना है। अब चलिए देखते हैं 21। ठीक है, तो अनुपसर्ग नहीं है अनुपयोगी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। 21 है कि कौन सा जो है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। ए ऑप्शन तो जोगी। ठीक है, तो जोगी जो है तत्सम शब्द नहीं है। जोगी क्या है, तो जोगी तद्भव है। ठीक है, जोगी क्या है, तो तद्भव है। ठीक है, उसके बाद देखिए जोगी का तत्सम शब्द योगी होगा। जोगी का तत्सम शब्द क्या होगा, योगी। जैसे देखिए यम जो है तत्सम शब्द है, यम, यम तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा क्षम। क्या होगा, अक्षम। यौवन, यौवन जो है, यौवन क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव होगा जोबन। क्या होगा, जोबन। नेक्स्ट 22। कहता किस काल को गतकाल के नाम से भी जाना जाता है। तो किस काल को गतकाल, बी ऑप्शन तो आधुनिक काल। तो देखिए आधुनिक काल को गतकाल के नाम से भी जाना जाता है। भक्ति काल, आदिकाल के बाद आए इस युग को पूर्व जो मध्यकाल भी कहा जाता है। ठीक है, तो किस काल को जो है गतकाल के नाम से जाना जाता है, आधुनिक। आधुनिक काल को गतकाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, केशव को रीतिकाल का पहला कवि तथा चिंतामणि को जो है रीतिकाल का जो है प्रवर्तक आचार्य, ठीक है, प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया है। नेक्स्ट फिर है कि खान पान में कौन सा समास, सी द्विंदु। खान पान में द्विंदु समास है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, यथाशक्ति में अव्ययी भाव, खान पान में द्विंदु। और चौमास में द्विगु समास है, चौमास द्विगु। उसके बाद देखिए पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है, पीताम्बर। 24 है निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ए ऑप्शन जो वह। तो जो कौमा वह जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। जो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। जो वह संबंधवाचक सर्वनाम है। जो और वह क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। कुछ भी, कुछ न कुछ, सब कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कुछ, कुछ भी। ठीक है, कुछ भी, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ और सब कुछ, सब कुछ, ये है अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट 25 कहता उसने अपने भाई को पढ़ाया। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, सी ऑप्शन कर्तवाच्य। उसने अपने भाई को पढ़ाया। ठीक है, इस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रकार है। उसने अपने भाई को पढ़ाया, इस वाक्य में कर्तवाच्य का जो है प्रकार है। उसने अपने भाई को पढ़ाया। ठीक है, उसने अपने भाई को पढ़ाया, यह है कर्तवाच्य। ठीक है, क्या है, तो कर्तवाच्य है। ठीक है, तो देखिए उसने अपने भाई को पढ़ाया, इस वाक्य में कर्तवाच्य है। तो क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य यानी क्रिया का कर्ता का बोध हो उसे कर्तवाच्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तो यहाँ पे देखिए कहता वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, 26 का सी ऊसर। तो वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो, इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है ऊसर। उर्वरा भूमि जिसमें अच्छी फसल उपजती हो। उर्वरा भूमि मतलब होता है जिसमें अच्छी फसल उपजती हो। 27 है कि मोहन बाजार पहुंच गया। इस वाक्य में कौन सा जो है प्रकार है, 27 का बी ऑप्शन तो सकर्मक। तो देखिए यहाँ पे है कि मोहन बाजार पहुंच गया, मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में यदि देखें तो सकर्मक क्रिया का प्रकार है। तो जिस क्रिया में कर्म की जो आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, पूर्वकालिक का अर्थ है पहले से हुआ, पूर्वकालिक अर्थ है पहले से हुआ। ठीक है, इससे सब जिनके अनेक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट
और देखिए 28 है कि नौ तो मन तेल होगा, नौ राधा नाचेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है इस लोकगीत का अर्थ क्या है? 28 का सी, यानी कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना। ठीक है, देखिए यहाँ पे नौ, यहाँ पे है कि नौ नौ मन तेल होगा, नौ नौ मन तेल होगा, नौ राधा नाचेगी। इस लोकगीत का सही अर्थ है कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रखना। ठीक है, अब देखिए 29 नंबर, 29 है कि तुम कौन हो? तुम कौन हो इस वाक्य में जो है काले सर्वनाम का प्रकार बताए। तो देखिए तुम कौन हो, तो 29 का हो जाएगा यहाँ पे ये ऑप्शन प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। तुम कौन हो, तो ये हो जाएगा आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए वह वे, ठीक है, उसमें निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रकार है। वह कॉमा वे जो है उसमें निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रकार है। देखिए जो सा जैसा वैसा में संबंध वाचक जो है सर्वनाम के प्रकार है। नेक्स्ट, तीसरा कि किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? ए ऑप्शन दर्शन। तो देखिए दर्शन का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। दर्शन का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द है प्राण, दर्शन, आंसू, ठीक है, होश, बाल आदि। एक वचन जैसे देखिए लता, एक वचन, बहुवचन होगा लताएं। क्या होगा? लताएं। ठीक है, नारी, तो बहुवचन होगा नारियां। ठीक है, नारियां। क्या होगा? नारियां। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर